नमस्कार, आप देख रहे हैं इलेक्शन कैफे। मैं अश्विनी कुमार सिंह। आज के मेहमान बाबा, विचित सर, मयंक जी, पुण्येंदु जी और पीडी सर, आप सभी का स्वागत है। आज की चर्चा पीडी सर हम करने वाले हैं ऐसे विषय पे, क्योंकि चौथा फेज आज कंप्लीट हो चुका है, 3 फेज और बचे हुए हैं। आज नहीं, कल कंप्लीट हो चुका है। माफी चाहते हैं, 1 दिन हो चुका है पूरा। तो लेकिन चर्चा ये है कि भाई इस चुनाव के चौथे फेज कंप्लीट होने के बाद इसका मतलब क्या है, जनादेश का मतलब क्या है, क्या लोग जो निकल के आ रहे हैं, वोट कर रहे हैं, जो भी परसेंटेज कमी ही है, उसका क्या मतलब है, अर्थ निकाला जा रहा है। कुछ लोग ये बात कर रहे हैं कि क्या बीजेपी 400 प्लस, और आज हम चर्चा करेंगे क्या 2004 रिपीट तो नहीं हो रहा है, जो साहब अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय हुआ था। इंडिया शाइनिंग का नारा था, लेकिन हमने देखा कि जो कमजोर कांग्रेस थी वो मतलब इतनी मेहनत की कि वो सब नंबर 1 पार्टी बन गए और एक यूपीए का गठबंधन बना और वो चुनाव जीत गई और उसकी सरकार बनी। आज यूपीए नहीं, लेकिन इंडिया का एक गठबंधन है जो उसी फॉर्म में बना हुआ है, 36 पार्टियों का मिलाप है। अब देखते हैं ये मिलाप कितना रंग ला पाएगा। बाबा, आपसे शुरू करते हैं। ये जो अभी तक था कि वोटिंग टर्नआउट कम हो रहा है, उसका कोई डेफिनेटिव आंसर नहीं है कि क्या होगा, लेकिन एक जगह जो दिया गया था बीजेपी की तरफ से कॉन्सेप्ट 370, लोग उसी में व्यस्त थे। लेकिन दूसरी तरफ ये चर्चा होना कि भाई 4 का रिपीट हो सकता है क्या, बीजेपी किसी से ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि मोमेंटम परसेप्शन थोड़ा बहुत बदल रहा है 4 चुनाव के बाद से। देखिए, ये तो आंकड़े बताएंगे और 4 जून को पता चलेगा, लेकिन इतना तो जरूर है कि पहले 2 फेज में जो वोटिंग परसेंटेज कम हुआ था, खासकर पहले फेज के बाद तो ये हालत हो गई कि बीजेपी को अपने नेताओं की मीटिंग बुलानी पड़ी थी, और वो राजस्थान का फेज था और वो सबसे बड़ा फेज था मेरे ख्याल से। 103 सीटें सबसे ज़्यादा। तो उसके बाद से एक पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने आप को थोड़ा सा रिकरेक्ट करने की कोशिश की कि भाई क्यों नहीं लोग निकले हैं। पहले तो ये कह के जुटलाने की कोशिश की गई, कह रहे लगा लोगों को कि बीजेपी जीत रही है इसलिए नहीं निकले, लेकिन जब उसका काउंटर आर्गूमेंट आया कि नहीं बीजेपी वाले ने सोचा कि शायद हम जीत रहे हैं इसलिए नहीं निकले, फिर बीजेपी को अपने जो है बूथ जो लेवल से लेकर के चीफ मिनिस्टर तक को इन्वॉल्व करना पड़ा। जब दूसरा चरण राजस्थान में हुआ था, मुझे याद है कि जो पन्ना प्रमुख की बात बीजेपी करती है, सबको एक्टिवेट करना पड़ा। तो ये उदासीनता क्यों थी? ये उदासीनता दूसरे फेज में भी कायम रही। आपने देखा तीसरे फेज से थोड़ा थोड़ा पिकअप करना शुरू हुआ। चौथा फेज आप कह सकते हैं कि पहले फेज के मुकाबले बहुत अच्छा है, लेकिन उतना अच्छा भी नहीं है जिसमें कि आप कह सकें कि नहीं ये सर्वश्रेष्ठ है। अब क्या होगा, बाकी के फेज में सीटें कम होती जा रही हैं, हिंदी पट्टी की सीटें ज्यादा है, क्योंकि एक फेज के बाद जो है महाराष्ट्र भी खत्म हो जाएगा और जो है आपका आंध्रा और तेलंगाना भी खत्म हो जाएगा। अब केवल बचेगा आपको बिहार, बंगाल, उड़ीसा और पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यही बचेंगे। तो अब यहाँ पे आपकी इतनी सीटें हैं, आप क्या करेंगे? दूसरी बात आपने कही 2004 का इलेक्शन हम लोग को याद है, बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था वाजपेयी जी ने और पूरी कैबिनेट वहाँ पे मौजूद थी। प्रमोद महाजन मौजूद थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी वहाँ पे मौजूद थे, वेंकैया नायडू थे वहाँ पर, और उसके बाद बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ इंडिया साइनिंग का, और उन्होंने चुनाव को प्रीपोन्ड किया। चुनाव जो है ठंडे के समय होने वाला था, हम लोग को बहुत अच्छे आदी हो गए थे। हाँ, वो किया गया मई महीने में। अच्छा, ताकि जल्दी चुनाव जल्दी उनको लगा कि हम जो है इंडिया साइनिंग के वेब पर जो है हम दोबारा जीत के आएंगे। 3 राज्य जीत गए थे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जो सब होता है तीनों जो क्लीन स्वीप कर लिया, तो इनको लगा कि अब तो हम ही है। तो उसके बाद उन्होंने प्रीपोन्ड किया, तो प्रीपोन्ड करने के चक्कर में आ गया मई में चुनाव। अब जिसके बारे में गर्मी का भी हवाला दिया गया कि नहीं, गर्मी की वजह से वोटिंग परसेंटेज कम हुआ, लेकिन जनता के मन में कुछ और था। उस वक्त भी कहा गया कि नहीं कुछ नहीं होगा, कोई लीडर था नहीं। सच में उस वक्त आप देखें तो कोई लीडर नहीं था जिसको बोले कि वाजपेयी जी नहीं तो कौन। अभी भी ये सवाल पूछा जाता है। उस वक्त तो कोई नहीं था, हम अकेले सोनिया गांधी घूम रही थी हर जगह। उस वक्त तो कोई कोलिशन भी नहीं था कि आप कह सके कि कोई लूजली कोई कोलिशन है, क्योंकि किसी ने कल्पना नहीं की थी। इसलिए मैं कहता हूं भारत की जो जनता के विवेक पर आपको जो है विश्वास करना चाहिए। क्या इस बार जो वोटिंग कम हुई है या फिर उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, यूट्यूब नहीं था, ये सब चीज़ नहीं थे, तो क्या उन पर जो वीडियो आता है उसको आपको इंडिकेशन मान सकते हैं? लेकिन कुछ न कुछ तो चीज़ है जो कि पिछले 10 साल में बदली। हम सब भी ग्राउंड पे गए, लोग अब सवाल पूछ रहे हैं। अब वो पूछ रहे हैं कि भाई आपने मेरे लिए क्या किया, मेरे सांसद ने मेरे लिए क्या किया। मेरे पास नौकरी का सवाल है, मेरे पास महंगाई का सवाल। आप कहेंगे कि महंगाई और जो नौकरी तो आपका
पहले चुनाव से लेकर अभी तक चुनाव में यही मुद्दा था। जी हाँ, इस बार भी यही मुद्दा है, लेकिन क्या इस पे चुनाव हो रहा है, क्या इस पे लोग वोट डाल रहे हैं, ये आपको 4 तारीख को पता चलेगा। विचित सर, जैसा बाबा ने कहा कि 4 का चुनाव मैं उतना मुझे याद नहीं कितना होना चाहिए, आप लोगों को याद है अच्छे से, लेकिन जो सवाल है कि अटल जी का हारना और मोदी जी का दोनों को पैरेलल एक नेतृत्व है। अटल जी के पास क्या ये लाभार्थी थे जो आज लाभार्थी सबसे बड़े, जिनको फ्री में राशन मिल रहा है, घर के लिए पैसा मिल रहा है, बाथरूम के लिए पैसा मिल रहा है, ये जो एक वोटर बैंक है वो उनके पास था? इसमें देखिए इस तरह का तो नहीं था, लेकिन जो आपका मूल मुद्दा है वो मूल मुद्दा इतना सरल नहीं है कि 2004 दोहराया जा सकता है या नहीं। 140 करोड़ के देश में लोग किस तरह से वोट करेंगे, ये कुछ लोगों के कुछ बाइट सुनकर, कुछ बयान सुनकर या कुछ मोमेंटम जैसा बन रहा है या सोशल मीडिया से समझना बहुत मुश्किल होता है। हमें ये जानना चाहिए कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये बात की चीज़ है। क्योंकि पूरे चुनाव की धुरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। उन्होंने पिछले 3 चुनावों से 2014 से अपने को केंद्र बिंदु बनाया हुआ है और उसमें उन्हीं के इर्द गिर्द चीज़ें हैं। तो उनके लिए पहले तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उनको डेंट करती हैं, नुकसान पहुंचा सकती हैं। उसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर कि सार्वजनिक चर्चा कोई नहीं करता, विपक्ष भी उस तरह से नहीं कर रहा है, वो है अग्निवीर मसला। अग्निवीर का मामला ऐसा है कि मुझे एक उम्मीदवार ने बताया एक पार्टी के 3-4 रोज पहले कि जैसे ही अग्निवीर शब्द आता है एकदम नौजवानों में उत्साह हो जाता है, खासकर आक्रोश भी होता है। खासकर ग्रामीण अंचल में जो 70 से 80% लोग हैं वो अपने बच्चों को वो सेना में जवान के रूप में भी अपनी उम्मीदें देखते हैं। सर इसी में जो फतेहपुर सीकरी के प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, रामनाथ फौजी, जिनको फौजी के नाम से जाना जाता है, जब मैंने उनके भाषण देखा, जब वो इस बात करते थे, क्योंकि फौजी हैं तो वो कहते हैं कि भाई 22 साल की उम्र में आपको बेरोजगार कर देंगे, फौजी को उन्होंने बदल दिया, लोगों में बड़ा उत्साह दिखता था। बिल्कुल। दूसरी चीज है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर के पार्टियों का तोड़ फोड़, ये सब चीज़ें तात्कालिक, मैंने पहले भी यहाँ कहा है कि तात्कालिक तौर पे लगता है कि फायदा देगा, दीर्घगामी तरीके से लोगों को ये लगता है कि नैतिकता का क्षरण हो रहा है। और हम में नैतिकता कितनी है नहीं है ये नहीं मालूम, लेकिन हम सब अपने नेताओं में नैतिकता जरूर ढूंढते हैं। तो ये एक कारण है। अब आए कि 2004 और 14 में, मैं इस बात से तो सहमत नहीं हो सकता कि 2004 में कांग्रेस आज से कमजोर थी। 2004 की कांग्रेस आज से मजबूत थी। इसलिए मजबूत थी कि पहली तो उस समय भी वो गई गुजरी स्थिति में भी 114 सांसदों की पार्टी थी, जो आज 52 पार्टियों से दुगने से भी 10 ज्यादा है। दूसरी चीज कि सोनिया गांधी में जो राजनीतिक कौशलता थी, वो कौशलता राहुल या प्रियंका में नहीं दिखा। भाषण देने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लोगों को जोड़ने की। जिस डीएमके के साथ भी उन्होंने हालांकि वो चुनाव के बाद तालमेल हुआ, लेकिन उससे पहले उन्होंने एक नई विधा शुरू की रोड शो करने का। आज जो रोड शो हो रहा है वो सोनिया गांधी ने शुरू किया था। अच्छा। और मुझे याद है अच्छे से कि उस समय स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने कहा था कि यात्रा, इस देश के सन्यासी और राजा तो यात्रा करते हैं, जो ट्रेडर होते हैं या सेल्समैन होते हैं वो रोड शो करते हैं। लेकिन इस देश की जनता ने कहा कि नहीं, हमें तो भाई वही सन्यासी लगा जो कि रोड शो कर रहा था। और उस चुनाव ने चीजें बदली। और बीजेपी दूसरी तरफ, जो वाजपेयी की बीजेपी थी, उसकी तुलना में मोदी की बीजेपी ज्यादा मजबूत है। उसके पास संगठन है, उसके पास पैसा है, संसाधन है, और उसके पास एक पैन इंडिया विस्तार हो चुका है, जो वाजपेयी के समय में कम थी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इन्हीं दोनों के फलक में आप जोड़ घटाव कर सकते हैं कि आगे क्या हो सकता है। ठीक। मैं सर, एक जो इस चुनाव का जो एक बड़ा मुद्दा है, जो इस बात को इशारा कर रहा है कि क्या 2004 जैसा हो सकता है, वो है कि विपक्ष जो ये आरोप लगा रहा है कि संविधान बदलने का, वो एक ऐसा मोमेंटम है जिससे लोग हो सकता है कि वोट करें और 2004 का माहौल बन सकता है। आपको ऐसा कुछ नजर आता है 2004 की चुनाव में भी कुछ ऐसा बड़ा मुद्दा विषय था जो लोगों को बताया गया कि भाई ये आ जाएंगे तो ये आपको ऐसा कर देंगे, जैसा आज विपक्ष बता रहा है कि ये आ जाएंगे तो संविधान बदल देंगे, ऐसा कुछ हुआ था जिससे ड्रास्टिक चेंज होगा?
ऐसा चीज़ मतलब ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है कितना बड़ा कुछ मुद्दा था, लेकिन इनके बहुत सारे बात से हम सहमत हैं। उस समय में देखिए कांग्रेस का 30% के आसपास वोट शेयर हुआ करता था, जो अभी 20% है, 20% से कम, 19% ही करीब। हाँ, बीजेपी का उस समय भी वोट परसेंट 25% से कम ही था, आज 40 जो अब 40 के आसपास है। बहुत ज़्यादा। तो दोनों बीजेपी का 2014 का और 2019 का रिकॉर्ड देखेंगे तो बीजेपी की जीत कांग्रेस के साथ डायरेक्ट कंटेस्ट में ही हो जाती है। हाँ, दिखता है तो। दोनों में गैप इतना ज़्यादा है कि 2004 वाला एग्जाम्पल 2004 के लिए एकदम 2024 के लिए एकदम बेमानी हो ही नहीं सकता, वो पॉसिबल नहीं है कि ऐसा होगा। बीजेपी अब वोटर टर्नआउट से हम लोग इसीलिए निकाल रहे हैं ना, वोटर टर्नआउट में इतना कंफ्यूजिंग सिग्नल है। जैसे कुछ चीज़ हमको बहुत ही अजीब लगा कि 5 साल के इनकम्बेंट के खिलाफ आंध्र प्रदेश में बहुत ज़्यादा डिप है। सबसे ज़्यादा डिप इस फेज में जो हुआ है आंध्र प्रदेश में हुआ है। उसके बाद हर पहले 3 फेज में महिलाओं का वोट परसेंटेज कम रहा। हर स्टेट में सिर्फ 3 या 4 जगह नहीं हुआ, उसमें देख लीजिए नाम, अभी सिर्फ कोई सिग्नल हमको नहीं मिल रहा है। बिहार में विमेन टर्नआउट इस बार भी ज़्यादा है, वेस्ट बंगाल में विमेन टर्नआउट भी ज़्यादा है। अब वेस्ट बंगाल के लिए लोग बोल सकते हैं ना कि विमेन जो है वहाँ ममता दीदी को ज़्यादा वोट करते हैं। हाँ, और बिहार में कहा जाता है क्या है कि नीतीश ने उस कॉन्स्टिट्यूंसी को कल्टीवेट किया है। हाँ। लेकिन उसके साथ साथ ही तुरंत ये रिपोर्ट आती है कि इस बार के चुनाव में नीतीश कुमार इरेलेवेंट। तो फिर विमेन टर्नआउट का नंबर जो है, इससे कोई भी सिग्नल अभी नहीं मिल रहा है। एक ही सिग्नल मिल रहा है, 1 या 2 सिग्नल की एपैथी है लोगों में, और दूसरा कैंपेनिंग से कुछ नया मैसेज नहीं मिला है कि हम एकदम जोश में आ जाए और जाके वोट करें। कैंपेनिंग हमको लगता है कि इस बार ज़्यादा नेगेटिव रहा है। कौन तरह से? दोनों तरफ से बहुत नेगेटिव कैंपेनिंग रहा है। इसके चलते वोटर को कुछ नया नहीं है। वो बोलते हैं ना कि देयर इज नथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, कुछ नहीं है ऐसा कि हमारे अंदर पूरा जोश आ जाए और हम जाके वोट करें। तो इसी के चलते एपैथी है, उसी के चलते टर्नआउट कम है। अब टर्नआउट कम से 2004, 2014, 19, 24 ये सब लगाना हमको लगता है कि सही नहीं है। बट 2004 तो बिल्कुल ही नहीं होने वाला है। 2004 नहीं होने वाला बिल्कुल। लेकिन क्या हो सकता है, जो एक सेट किया गया है बार 370, विपक्ष के पास कोई नंबर ही नहीं है जिसपे कोई मीडिया बात करे, तो भाई इधर का नंबर क्या होगा? नहीं, हमको भी मतलब अब लगता है क्या कि वो लोग भी अब उस 370, 400 पे बहुत ज़्यादा हाप नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इम्फेसाइज नहीं कर रहे हैं। वो अब मेरे ख्याल से अब जो है सबके लिए सर्वाइवल फर्स्ट वाला जो है अप्रोच आ गया है। हम बड़ी लीड ले लें, उससे अच्छा है कि अपनी सरकार बना लें। ये ज़्यादा फोकस हो गया, मतलब रिकॉर्ड ना बना पाए लेकिन सरकार जरूर बनाए। हाँ, सरकार जरूर बनाए, तो ये हो गया है। ये नैरेटिव में चेंज हुआ है। अब एक्चुअल आउटकम किसी को पता नहीं है। मतलब ये 4 फेज के बाद नैरेटिव में जो आपको बदलाव दिख रहा है कि विषय थोड़ा सा बदला है, वो 370 वाली बात नहीं रही, लेकिन अब ग्राउंड पे विपक्ष दिख रहा है। क्या ये कहना सही होगा? हम लोग चूंकि ग्राउंड पे नहीं है, सोशल मीडिया पे हैं हम लोग। हाँ, दिक्कत यही है। सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिविटी है, एल्गोरिदम वहाँ बहुत ज़्यादा, और दोनों एक्सट्रीम क्लेम हो रहे हैं दोनों तरफ से। एग्जैक्टली। हाँ, 400 का भी क्लेम हो रहा है और दूसरा हो रहा है कि 200 से कम का भी क्लेम हो रहा है। हाँ। अब हम लोग बोलते हैं ना कि ठीक लगा लीजिए, तो ठीक क्या होगा पता नहीं। पुण्येंद्र जी, आपको क्या लगता है? क्योंकि 4 का माहौल तो नहीं बता रहे हैं। ठीक नहीं, मैं बताता हूँ। हाँ, देखिए, जो 14 या 19 और 24, एक बात 4, 14, 19 नहीं, मैं 14, 19 और 24 की बात कर रहा हूँ। 4 पे मैं बाद में आऊँगा। ठीक है, हाँ बोलिए। तीनों में एक बात कॉमन है, सबने उसको कही है, मैं भी उसको दोहरा रहा हूँ कि मोदी ही तीनों के केंद्र में थे, तीनों ही चुनाव के, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मोदी जब से 2002 गुजरात विधानसभा चुनाव से लेके 2002, 2007, 2012 3 चुनाव वो और 2 लोकसभा, ये तीसरा, मतलब छठा चुनाव है जिसमें 5 उन्होंने जीता है और अच्छी जीत दर्ज करते हैं प्रधानमंत्री मोदी। मुख्यमंत्री थे तब भी और चाहे प्रधानमंत्री के बाद में। बहुत ही पोलराइज इलेक्शन होता है, क्योंकि सारा कुछ वो एक सेंट्रल थीम हो जाते हैं इलेक्शन के। या तो आप उनको पसंद करते हैं या तो आप उनको नापसंद करते हैं। चुनाव कुल मिला के वो और यही उनका स्ट्रांग पिच है कि चुनाव के केंद्र में मोदी को बना देना। अब
जब आप एक प्रेसिडेंशियल टाइप का इलेक्शन लड़ते हैं, उसके दो चीज़ें होते हैं। अगर आप हिट हैं तो उसका फ़ायदा मिलेगा, आप फ्लॉप हैं तो उसका नुकसान आपके कैंडिडेट को भी गुजरना पड़ेगा। अब प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो उनकी ब्रांडिंग है वो बहुत सारी चीज़ों को लेकर के आई है। 2002 में जो गोधरा का दंगा और उसके बाद जो गुजरात में हुआ, उससे एक बार को तो वाजपेयी जी ने भी किनारा करने की कोशिश की थी और उन्होंने राज्य धर्म का पाठ पढ़ाने की भी कोशिश की थी। लेकिन अल्टीमेटली हुआ ये कि हिंदुत्व के पोस्टर बॉय बनकर के उभरे नरेंद्र मोदी। और 2002 से जो पहले के वहाँ पंचायत चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं था। लेकिन जब 2002 प्रधानमंत्री मोदी जब वहाँ मुख्यमंत्री बना के लाए गए थे मोदी जी, तो बीजेपी की स्थिति उस दौरान बहुत अच्छी नहीं चल रही थी। वो अहमदाबाद का म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वगैरह में भी उनका परफॉर्मेंस खराब था और भुज में जो आया था भूकंप, उसके बाद उनको लाया गया तो पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। लेकिन गोधरा दंगों के बाद चीज़ें अचानक से बदल गई। बहुत गुजरात एक ऐसा स्टेट रहा है जहाँ पर सांप्रदायिक दंगों का एक इतिहास रहा है कुछ कुछ जगहों पर। तो उस वजह से वो एक फिगर हुए और बाद में मीडिया में भी जिस तरह से मोदी को लेके कवरेज हुई, नहीं मेरा और कई बार वो कवरेज उनके मोदी के नज़रिए से देखें तो बहुत नेगेटिव थी। लेकिन एक बात होती है ना कि उनका नाम बहुत ज़्यादा हो गया, बच्चे बच्ची की ज़बान पे एक गुजरात कि शायद और किसी नेता का कभी इतना नाम, मतलब गांधी जी के बाद अगर किसी का नाम हुआ सरदार पटेल के बाद, तो बीच के शायद किसी प्रधानमंत्री का उत्तर भारतीय राज्यों में इतना जिक्र हुआ नहीं। मैं एक सवाल आपसे जो पूछना चाहता हूं, जो आप कह रहे थे ना अभी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ चुनाव इलेक्शंस में, क्या आपको लगता है कि ये चुनाव 9 और 24 की हम खासकर कंपेरिजन, उसमें भी तो सब यही कह रहे थे जैसा बाबा ने बताया कि भाई अटल जी थे, उसके खिलाफ कौन एक बड़ा चेहरा, पार्टी नगण्य हो गई थी, क्या ऐसा नहीं था? वैसा ही था या अलग? बिल्कुल ऐसा नहीं था। अटल जी के बारे में तो ये कहा जाता था ना कि भाई आदमी अच्छा आदमी है, गलत पार्टी में है। अच्छा, वहाँ पे तो बहुत सारे लोग देखिए अटल जी को ऐसे ही वोट कर जाते थे कि यार बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है देश के लिए, क्योंकि उनका जो पिच था ना जो न्यूक्लियर वो परीक्षण का, वो अलग लेवल का था वहाँ पर। देखिए पार्टी में क्या है कि जो दो लोगों के बीच का जो गैप है ना, वो अटल बिहारी वाजपेयी में और आडवाणी में पार्टी के अंदर कोई बहुत ज़्यादा गैप नहीं था। पार्टी के अंदर आडवाणी अटल बिहारी वाजपेयी से कहीं भी कमज़ोर नहीं थे, तो उस मामले में दोनों में काफ़ी समानता थी। ठीक है, लोकप्रियता के आधार पर वाजपेयी की लोकप्रियता ज़्यादा थी। दो चीज़ होती है, आप मास लीडर हैं लेकिन पार्टी के अंदर क्या आपकी स्थिति, तो पार्टी में अटल बिहारी वाजपेयी से कोई बहुत कमज़ोर नहीं थे आडवाणी, बहुत स्ट्रांग लीडर थे और ये सभी जानते हैं। मोदी जी और इनको आगे बढ़ाने वाले आडवाणी जी ही हैं। और आडवाणी जी नहीं, बहुत जोशी जी, प्रमोद महाजन, बहुत सारे लोग थे जिनकी अपनी एक रसूख था उस जमाने में। लेकिन क्या आज आप एक कह सकते हो कि अगर प्रधानमंत्री नंबर 1 है और जो नंबर 2 जिसका भी आप, अमित शाह या जिसका भी आप नाम लेते, अमित शाह का ही ले लीजिए, उनमें कितना फासला है? क्या प्रधानमंत्री मोदी के कद के कहीं भी आसपास कोई दूसरा नेता आज की तारीख में ठहरता है? और क्या पार्टी ये चाहती भी है कि मोदी के बराबर कोई दिखे? पार्टी की भी कहीं दूर दूर तक कोई इच्छा नहीं है कि मोदी के आसपास भी कोई खड़ा नजर आए। माले में भी अगर कोई माला डाली जा रही है ना गले में, तो उसमें भी किसी दूसरे नेता की हिम्मत नहीं कि आगे वो पार्टिसिपेट कर सके। तो वो उस तरह का पार्टी का इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि वो उसको प्रेसिडेंशियल चुनाव जिता रहा है, बनाना चाहते हैं। वो मोदी सेंट्रल फिगर है। लेकिन मैं अब 24 पे आता हूँ। इसमें 24 का जो चुनाव है वो अभी भी मोदी है उसमें फैक्टर, लेकिन 4 और 19 के बाद ये चुनाव थोड़ा अलग है। इसमें लोकल कैंडिडेट्स और लोकल इश्यूज दिखाई पड़ने लगे हैं। जैसे बाबा भी अभी वहाँ टहल के आए, राजस्थान या बंगाल गए, या मेरी भी और जो दूसरे लोगों से बात हो रही है, तो अब लोकल कैंडिडेट्स की बात हो रही है, उनकी चर्चा हो रही है। आपने देखा कि राजस्थान में जो चुरू का जो बीजेपी का ही कैंडिडेट जिसको उन्होंने टिकट नहीं दिया, जो सांसद था, वो आया, उसको लेकर के कितनी चर्चा हुई। देखिए हार जीत क्या होगी ये कोई नहीं जानता। इसी तरह सीकर की सीट की, नागौर की सीट की, ये सब चर्चा बहुत हो रही है। और जो वादे थे महंगाई को कम करने के, रोजगार के, विकास के, वो एक बात देखिए लोग उस पर सवाल कर रहे हैं। लोगों को जो उम्मीद थी वो उस ढंग से लोगों की पूरी नहीं हुई। वो अलग बात है कि लोग अभी भी जो बीजेपी समर्थक है वो बीजेपी को वोट देंगे, या जो बीजेपी विरोधी है, मोदी विरोधी है, वो विपक्ष को चुनेंगे, अलग बात है। लेकिन आज आप एक बीजेपी समर्थक से भी बात करेंगे, उसको भी लगता नहीं महंगाई है, उसको भी लगता नहीं रोजगार पे वैसा काम नहीं हो रहा है। आज आईटी सेक्टर में जो
एक मिडिल क्लास के लोगों के लिए एक जो जीवन संवारने का अवसर था, बहुत सारे लोग अमेरिका चले गए, उनके घर की आप सोचिए कि घर की अर्थव्यवस्था चेंज हो गई। एक नॉर्मल निम्न वर्गीय परिवार से हमने देखा हजारों परिवारों को, हमारे ऐसे तमाम रिश्तेदार भी हैं, लोग भी हैं जिनके एक बच्चा यूएस चला गया, आईटी सेक्टर में था और उनका परिवार का अचानक ही लेवल जो है वो निम्न मध्य वर्गीय से वो एक अपर मिडिल क्लास की स्थिति में आ गया। लेकिन अभी बहुत हजारों रोजगार आईटी सेक्टर में गए हैं। ऐसे ही दूसरे और तमाम सेक्टर हैं। ठीक है, जो बात इन्होंने अग्निवीर की, अग्निवीर एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत सारे राज्य जैसे उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश का जो आपका ये भिंड मुरैना ये सब एरिया है, हिमाचल, हिंदी पट्टी, हाँ यूपी, जो आपने देखा ना सुबह उठ के लड़के जो जाके मतलब मैं इलाहाबाद से हूँ, गंगा के किनारे दौड़ लगा रहे हैं या कहीं पे दौड़ लगाते हमने देखा है। वो तैयारी करने वाले बच्चों के मानस पर एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। अब सवाल है विपक्ष उसको कैसे मुद्दा, तो ये लोकल जो इलेक्शन हो रहा है ये किस बात का इंडिकेशन दे रहा है? वो अब वेव वाला मामला नहीं है। एक समय कल्पना थी ना 22 जनवरी को जो राम मंदिर को लेकर जिस तरह से लगभग मुझे याद पड़ता है उस महीने दूसरी कोई खबर ऐसी इंपॉर्टेंट रही ही नहीं जो चली हो। रोज सिर्फ दिन रात चैनलों पे राम मंदिर की कवरेज चल रही थी। 22 जनवरी के बाद फिर वो मार्च में अनाउंसमेंट होता है इलेक्शन। अब शायद वो टेम्पो रह नहीं गया। बालाकोट भी फरवरी में हुआ था लेकिन वो उसका असर जो है वो बहुत दूर तक था। राम मंदिर वाले उससे उम्मीद थी कि उसका असर जिस तरह से होगा, बीजेपी को उम्मीद रही होगी कहीं ना कहीं, वैसा हुआ नहीं। जिसका असर आपको प्रधानमंत्री की भाषा में दिखता है, जिस तरह से वो आक्रामक होकर के आरक्षण के सवाल पे, हिंदू मुस्लिम के सवाल पर पे बोलने लगते हैं। क्योंकि और तमाम एक्सपर्ट्स भी ये बोलते हैं कि ये पहली बार हुआ है 2 चुनाव के बाद कि प्रधानमंत्री विपक्ष के, खासकर राहुल गांधी जिस तरह से आरोप लगाते हैं उसके नैरेटिव पे आ गए। ठीक है, संविधान के सवाल पे, आरक्षण के सवाल पे प्रधानमंत्री को बोलना पड़ रहा है। तो ये चुनाव उससे अलग है। रिजल्ट क्या होगा हम नहीं कह सकते कि 4 का होगा कि 9 का होगा या 14-19 हो सकता है, उससे भी बड़ी जीत तो वो कहना हमारे लिए मुश्किल है। लेकिन पिछले बार से तो ये अलग है, ये पक्की बात है। सर जैसा पुण्येंदु जी कह रहे हैं ना कि हवा बदल रही है, तो हवा बदल रही तो क्या बदल रही है? दूसरा ये इसमें बता दीजिए, क्या आपको लगता है कि जो हमारी डेमोक्रेसी है वहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ चुनाव में जब एक नेता बनाम नेता हो जाता है वो उसको लाइक नहीं करती है और वो लोकतंत्र में जो सांसद प्रतिनिधि है उनको ज़्यादा पसंद करती है? आपको क्या नज़र आता है? क्योंकि अब एकदम मोदी सेंट्रिक हो गया। 14-19 मोदी सेंट्रिक नहीं था क्योंकि उस समय विकास का 14 में विकास था कि भाई भ्रष्टाचार से निजात दिलाना है आपको, और 19 के चुनाव में राष्ट्रवाद बड़ा मुद्दा था। लेकिन इस बार तो दोनों ही मुद्दे के नगण्य हैं। नहीं, मुझे एक बात लगती है कि मोदी रहे तो हमेशा ही, साथ में भले कुछ रहा। देखिए 2010 तक मतलब बीजेपी कहीं दृश्य में नहीं थी और विपक्ष का काम लेफ्ट किया करता था जो सरकार को समर्थन दे रहा था। उसके पहले आडवाणी जी लगातार दूसरी पीढ़ी के नेताओं की बात करके चिंता जताते थे कौन होगा। मोदी आते हैं और दृश्य बदल जाता है। अचानक एक नया उत्साह बीजेपी के भीतर, मीडिया के भीतर एक नया मतलब तरह का अंदाज। अनंत मूर्ति जो लेखक इतने बड़े थे, उन्होंने कहा कि मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे तो मैं इस देश में नहीं रहूंगा। इस हद तक ध्रुवीकरण का वो दौर था। तो मोदी 2014 में मोदी एक मुद्दा थे और उस मुद्दे का बीजेपी को लाभ मिला, इतना लाभ मिला जिसकी उसने कल्पना नहीं की। 2019 में कम से कम 3 मुद्दे ऐसे थे जिसपे बीजेपी को चुनाव हार जाना चाहिए था, है ना। एक मुद्दा वो था नोटबंदी का। नोटबंदी ने मतलब बहुत सारे लोगों को बेतरह परेशान किया, पूरे भारत के, इस देश के गरीबों को सबसे ज्यादा परेशान किया। दूसरा मुद्दा 3 कृषि कानूनों का था, उस पे जो आंदोलन चलता रहा, लगा कि अब तो हर हाल में मोदी हारेंगे। तीसरा मुद्दा सीए के खिलाफ जो देश भर में शाहीन बाग बन गए थे, उसके बावजूद 2019 निकाल लिया। अब लोग उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, लेकिन जो आप ये कृषि कानून वाला और ये सीए, ये तो 19 के बाद के हैं। ये 19 के बाद 19 के बाद सीए था। यूपी विधानसभा चुनाव के बाद, यूपी विधानसभा चुनाव, सॉरी। हाँ, मैं इस बात को वापस लेता हूँ। लेकिन जो बातें मुझे 2-3 बातें मुझे लग रही थी, हाँ ये मेरी चूक है। मुझे यूपी विधानसभा से जोड़ रहा था कि विधानसभा से ठीक पहले उन्होंने कहा कि हमारी तपस्या अधूरी रह गई, लगता है उसमें कोई कमी रह गई। वो उसमें था। लेकिन नोटबंदी बहुत बड़ा मुद्दा था। हाँ, सही बात। नोटबंदी के बाद उबरने में भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत समय लगा था, एकदम ठोस मुद्दा था वो। तो एक तो ये है।
दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, देखिए चुनावी घोषणाएं जो हैं हमेशा मुंह के बल गिरती रही हैं। ये मैं शायद यहाँ दोहरा चुका हूँ कि 84 के चुनाव में लोग कांग्रेस के हारने की बात कर रहे थे और अखबार राजस्थान पत्रिका ने रिजल्ट आने के बाद माफी करके बैनर दिया था कि हम कैलकुलेट नहीं बता नहीं सके, माफी पूरा बैनर था 1984 में। और जनसत्ता ने लिखा था मत पेटियों से निकली इंका की आंधी। वो आंधी कहाँ थी किसी को पता नहीं था। हम लोग लगातार अनुमानों में फिसड्डी होते रहे। 2014 भी 4 हमने देखा ही है। 2009 में कांग्रेस की वापसी की बात नहीं हो रही थी और 2014 में जाहिर है इस अनुमान की बात नहीं हो रही थी। लेकिन हम 2004 और 2024 को किस आधार पे मतलब उसके दोहराए जाने की बात कर रहे हैं। देखिए आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये सच है कि उस समय कांग्रेस उतनी कमजोर नहीं थी जितनी आज है और बीजेपी उतनी मजबूत नहीं थी जितनी आज है। सही बात। लेकिन समीकरण हम तब का नहीं रख रहे हैं। 2004 के रिजल्ट 145-155 के थे, यानी 9 या 10 सीटों का अंतर कांग्रेस बीजेपी के बीच था और दोनों 160 के नीचे थी। आज की स्थिति है कि कांग्रेस अगर 100 सीटें ले आए तो उसको हम मानेंगे तो कमाल हो गया और बीजेपी 225 ले आए तो इसको मानेंगे कमाल हो गया। ये अनुपात भी 2004 को दोहराने के बराबर होगा। यानी हाँ, उस ढंग से देखें कांग्रेस की कमजोरी और बीजेपी की मजबूती के बावजूद ये जो अनुपात है। नहीं पीडी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी हम क्या सोच सकते हैं कि किसी की सरकार हो और वो एक वोट से फ्लोर पे हार जाए और या फिर किसी जो खुद सरकार में हो इनकम्बेंट गवर्नमेंट जैसे वाजपेयी जी और 10-15 सांसद शॉर्ट पड़ते हो और सरकार ना बना पाते हो। आज तो बहुत हास्यास्पद सा लगता है जबकि ये माहौल अभी हो गया कि लोग जो है टिकट मिलने के बाद वापस लौटा रहे हैं और चुनाव में 2 जगह नहीं उसमें असल में मोर्चा राजनीति के पहले पार्ट हिंदुस्तान पढ़ रहा था और आज मैं सोचता हूँ तो लगता है कि कई चीजें कैसे हो गई। जैसे संयुक्त मोर्चा सरकार गिरी किस मुद्दे पे थी? संयुक्त मोर्चा सरकार गिरी इस पे थी कि कांग्रेस चाहती थी कि डीएमके को सरकार से बाहर करो और हम सपोर्ट देते रहेंगे। वो डीएमके को बाहर करने को तैयार नहीं हुई। आज अगर ये स्थिति आती तो डीएमके को बाहर कर दिया होता कि ठीक है उसको बाहर करके सरकार चलाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। 1996 में जब प्रधानमंत्री वाजपेयी को पहली बार 196 सीटें मिली थी, 161 सीटें मिली थी, सॉरी हाँ, वो 1996 का साल था। सबसे बड़ा दल होने के नाते उनको बुला लिया गया था। वो सपोर्ट नहीं जुटा पाए और 1998 में जुटा लिया सपोर्ट। तो मोर्चा राजनीति धीरे धीरे अपने स्किल डेवलप करती गई है। तो वो स्किल जो है अब यह समझ में सबको आ गया कि मुद्दा चाहे कुछ भी हो सरकार चलती रहनी चाहिए, चाहे जो भी सरेंडर करना पड़े सरकार को गिरने नहीं देंगे। तो एक तो ये है और उसी नीति के तहत आज जो भी सरकार बनाता है ये जनता भी समझती है, नेता भी समझता है। जो आप अपैथी की बात बोल रहे थे बिल्कुल ठीक है। मतलब चुनाव आयोग ने बहुत कहा कि वोट देने चलो, सब लोग वोट देने चलो, खूब कितना खर्च हुआ चुनाव आयोग का भी देखना चाहिए। सही बात। और वोट देने लोग नहीं निकल रहे, किस मुद्दे पे वोट देने जाएं? जिनको हिंदुत्व पे वोट देना था 2019 में दे चुके, मंदिर भी उनके लिए बन चुका, केदारनाथ और 4 धाम जा रहे हैं। सही बात। लेकिन वोट उनको कुछ अब देने वाला नहीं, उनको भी पता चल गया है। तो कोई ऐसा वाकई बड़ा मुद्दा नहीं है जिस पे वोट की बात हो। लेकिन हम लोग अचानक 4 दौर में वो कौन सा बदलाव है जिसके चलते ये सारी बात कर रहे हैं। देखिए बीजेपी की स्ट्रेटेजी पहले दौर के बाद अजीब ढंग से बदली है। पहले दौर के पहले मुस्लिम इशू इस तेजी से बीजेपी ने नहीं उठाया था। सीधे प्रधानमंत्री आते हैं, वो 4 बच्चों की बात करते हैं, घुसपैठियों की बात करते हैं, मतलब मान लेते हैं कि उनको ये जिसको 20 और 80 की लड़ाई योगी बोलते थे तो उनको 80 के साथ हर हाल में खड़ा होना है, 80 को अधिकतम जोड़ना है, जैसे मान लेते हैं। अगले उसमें वो ओबीसी वर्सेस मुस्लिम दरार डालने की कोशिश करते हैं। सबसे कमाल जो उनसे 10 साल से शिकायत हो रही थी कि इंटरव्यू नहीं दे रहे, इंटरव्यू नहीं दे रहे, इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं, परसों नरसों पिछले 3 दिन में पटना में बैठ के उन्होंने किसको इंटरव्यू नहीं दे डाला। इंटरव्यू तो भरमा रहे समय, इंटरव्यू को भरमा रहे। हाँ, अब पीएम मोदी के इंटरव्यू जो आपको कहीं नहीं मिल रहे थे अचानक मिलने लगे। इसका मतलब अब उनको लग रहा है कि हमको सीधे संवाद की जरूरत है। तो ये स्थिति क्यों आ रही है? और अच्छा उसमें एक बात और है
कि मीडिया पिछले 4 साल से या तमाम वर्षों में लगातार बीजेपी को बहुत हमदर्दी के साथ बहुत उत्साह से देख रहा है। हाँ, उसका भी। तो 2004 और 2024 के बीच अचानक जो उत्साह पैदा हुआ, हो सकता है वो गलत साबित हो, शायद उसकी वजह इन 3 चरणों में आया ये बदलाव। सर क्लोजिंग रिमार्क देते हुए बस एक लाइन में खत्म कर दीजिए। मयंक सर, आप कह रहे थे कि 4-14 होने वाला, 4 जो है 24 नहीं होने वाला है, तो ऐसा कुछ है इस चुनाव में विपक्ष के लिए जो एक उनके अंदर एक वो जोश भरे है उनके वोटर्स में कि भाई आप घर से निकलो, वोट करो। बीजेपी तो मान रही है वो जीत रही है, उसके वोटर मान रहे जीत रही है, लेकिन ऑपोजिशन ऐसा क्या करे कि उसका वोटर निकले और वो वोट करे, कुछ अगर माहौल नहीं है तो? इसका आंसर बड़ा मुश्किल है देना है इसका कि कुछ ऐसा नहीं है विषय जो उनके पास उनको प्रेसिडेंशियल फॉर्म में, जैसे हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि 2 ही जाति है, एक सपोर्टर और एक अपोनेंट की जाती है, तो ऐसे में हो सकता है कि इससे भी हुआ होगा। और हम मतलब अभी हम लोग ये एज्यूम कर रहे हैं ना कि बीजेपी वाले कम आ रहे हैं और अपोजिशन वाले ज़्यादा आ रहे हैं, ये हम एज्यूम ये अभी एज्यूम नहीं कर सकते। ये तो रॉन्ग एजम्पशन है ना, कौन आ रहे हैं हमको पता नहीं। एग्जैक्टली, हाँ एग्जैक्टली। तो इसीलिए मतलब बड़ा कंक्लूजन निकलना अभी टू अर्ली है मेरे हिसाब से। विजित सर, कोई ऐसा मुद्दा जो आपको नजर आता है जो 2004 वाली मोमेंटम 24 में दिखा पाए, या ये बात ही बेमानी है कि 4 वाला दोहरा पाएगी बीजेपी रिपीट? ये बात बेमानी है कि 2004 और 24 में हम तुलना कर सकें, क्योंकि 4 और 24 के नेतृत्व में बहुत फर्क है और समय पैदा होकर खड़ा हो जाता है। 20 साल में 20 साल का अंतर है। प्लस दूसरी बात कि अभी पीडी सर जो बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि डीएमके को हम नहीं निकालेंगे, इस पर सरकार गिर गई थी, और जिस कांग्रेस ने जिद की थी कि उसको निकालो, वही कांग्रेस 10 साल तक डीएमके के साथ सरकार चलाई, आज भी डीएमके उनके साथ गठबंधन में है। और दूसरी बात है कि वाजपेयी जी की भी जो 1 वोट से सरकार गिरी थी, वो कोई विशुद्ध नैतिकता का सवाल नहीं था, उन्होंने भी बचाने की कोशिश की, सांसद जुटाए गए, आप रहे होंगे, आपको याद हो, मेहनत किया था उन्होंने, आपको बहुत मेहनत की थी। प्रमोद महाजन आके मायावती के पास बैठ गए थे भाई, और मायावती का हाथ ऐसे वोटिंग होना था, लेकिन जब वोटिंग के समय आपको जाना पड़ता। लोग ये कहते हैं कि वो सरकार जो है गोमांग साहब ने गिराई थी, नहीं वो सरकार मायावती ने गिराई थी भाई साहब। एक वोट कई लोगों के ऊपर से गैलरी से देख रहे थे, हमारी सहयोगी दिव्या मलिक लारी थी, जो जब देखा कि 1 वोट से सरकार की, जोर से चिल्लाई, बाबा गवर्नमेंट हैज फॉलन, ऐसे करके। एक वोट जो था वो मायावती का था, मायावती की पार्टी के 4 सांसद थे, उनके थे जो बाइकआउट कर गए, या सैफुद्दीन सोज का था, वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के साथ थी और वो विरोध में जाकर के वोट किए थे, वीपी सिंह के, हाँ फिर भी वोट किए थे। तो 1 वोट कोई हो सकता है। आखिर ये 2024 का चुनाव इम्पोर्टेंट मोदी के ही इस पर क्यों होगा? जब पीडी सर बोल रहे थे, उसी से एक बात निकली, एक बहुत अच्छा ऐतिहासिक किस्सा, उसी से खत्म कर दूं मैं अपनी बात। कि इन्होंने कहा कि वाजपेयी और आडवाणी में संगठन के लेवल पर कि आडवाणी कोई कम नहीं थे। इससे अगर हम पहले जाएं तो ये बात है 1949 की। कांग्रेस में एक नेता होते थे नरहरि गाडगिल, उनके बेटे बीएन गाडगिल बाबा प्रवक्ता थे कांग्रेस के। तो नरहरि गाडगिल पटेल के समर्थक थे, गांधी जी की हत्या हो चुकी थी और साल भर से ज़्यादा समय हो गया था गांधी जी के इस दुनिया से गए हुए। उन्होंने पटेल से कहा कि सरदार आप पार्टी तोड़िए, संगठन पूरा आपके साथ है, आप सरकार बनाइए, सारी पार्टी आपके साथ रहेगी, नेहरू को छोड़िए। तो पटेल ने जवाब दिया। पहला तो नैतिकता का सवाल था, बोले कि मैंने गांधी को वचन दिया था कि जवाहर को मैं अपना नेता मानूंगा और गांधी को दिया हुआ वचन में भंग नहीं कर सकता। एक आदर्श था, एक नैतिकता थी उनकी। लेकिन दूसरी बात उन्होंने राजनीतिक तौर पर कही जो आज के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हारी बात मानकर हम पार्टी तोड़ भी दें तो पार्टी तो मेरे साथ आ जाएगी, लेकिन वो जनता कहाँ से लाऊंगा जो नेहरू की दीवानी है। आज के तारीख में पार्टी भी मोदी की दीवानी है और जनता भी मोदी की दीवानी है, जो बीजेपी के वोटर्स हैं। तो इसीलिए हम 2004 वाली तुलना थोड़ा अटपटा लगता है, बेमानी है इसमें। ठीक है,
बाबा आप कुछ कहेंगे या खत्म करें चर्चा? नहीं, हमको इंतजार ही करना चाहिए। बात बेमानी है अभी। हाँ, बात अभी अब कहना टू अर्ली है। और 370 वाली बात बेमानी है या वो नहीं? अब देखते हैं, अब 4 तारीख को ही, 4 जून को ही बात करेंगे। ठीक। सवाल जो आपने पूछा हाँ सर, बस खत्म कर। प्रेसिडेंशियल फॉर्म वाली बात, जी देखिए असल में हिंदुस्तान में चुनाव तो संसदीय प्रणाली से हमेशा लड़े गए, हाँ। लेकिन लड़े गए वो किसी एक बड़े नेता के जादू की छाया में। अच्छा। जैसे नेहरू थे, हाँ। ये सवाल खुद उठता था कि नेहरू के बाद कौन। खुद नेहरू लिखते थे इंडिया विदर, तो वो नेहरू के छाया में लड़ा गया। बाद के दौर में इंदिरा गांधी की छाया में अब चुनाव लड़े। 75 का आंदोलन जो था जेपी के नाम पे लोगों ने चुनाव जीता था। 84 में फिर इंदिरा आ गई। 89 का अकेला चुनाव दिखता है जिसमें भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन एक बड़ी ताकत लेता है। और वीपी सिंह का फिर भी एक इमेज बनती है, राजा नहीं फकीर किसका? है, वीपी देश सिंह की। का? बीपी सिंह उस चैनल बने थे प्रोग्राम उस चुनाव के 1989 के हीरो थे, विपक्ष के हीरो थे। राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है, ये नारा था उस समय। हाँ, मतलब बनारस में एक नारा चला कि विश्वनाथ की नगरी में विश्वनाथ का स्वागत है। ये हालांकि छोड़ दीजिए आगे। वो असल में मंडल आयोग की रिपोर्ट के बाद वो जिनके लिए खलनायक हो गए, मंडल आयोग की रिपोर्ट के पहले उनके लिए वो नायक थे। तो ये जो तालमेल है कि संसदीय प्रणाली एक बड़ा नेता खड़ा करती है और फिर उस बड़े नेता को वो ये कर देती है, आगे बढ़ाती है। उसका अगला उदाहरण 2004 का था। सोनिया तमाम कोशिश के बाद भी अटल आडवाणी के आसपास नहीं थी, कहीं नहीं थी। उस समय चलता था पता नहीं कौन इनके भाषण लिख देता है, पता नहीं कहाँ से बोलती हैं। लोग उनका मजाक बनाते थे तब तक। और उनकी कुल राजनीतिक समझ कितनी थी? 6 साल की। 98 के बाद वो आई थी। 91 से 97 तक तो उन्होंने बिल्कुल अपने आप को किनारे रखा था। तो 2004 का चुनाव शायद नेता के जादू के खिलाफ था, अटल आडवाणी के। लेकिन उसके अलावा मोटे तौर पे अध्यक्षीय वाजपेयी के समय बात की जाती थी अध्यक्षीय प्रणाली हो, वो हुई नहीं, होनी भी नहीं चाहिए थी, क्योंकि अंततः इस देश की संसदीय प्रणाली ही इसके नेता बनाती है, जरूरत पड़ने पर उसको खत्म भी करती है। ठीक है, तो आज की चर्चा इसी विषय के साथ यहीं पे खत्म करते हैं। कल मिलते हैं किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।